किस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स रेट अप्लाई करना है, ये अगर हमें नहीं पता तो हम जीएसटी के अंदर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और इसे जानने के लिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जो हम सीखेंगे सेक्शन 15 सीजीएसटी एक्ट में और सीजीएसटी रूल्स के चैप्टर 4 के अंदर। इस सीरीज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 12 है। मेरा नाम है संदीप सिंह, आप देख रहे हैं चार्टर्ड विजडम। इसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड सारे टॉपिक के ऊपर वीडियोस मिल जाएगी, इन डेप्थ वीडियोस मिलेगी। अब तक जितने भी चेंजेस हुए हैं एक अपडेटेड फॉर्म में आपको मटेरियल मिलेगा। लेकिन इसके अलावा आपको 2 एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 महीने है। 6 मंथ के दौरान हर संडे के दिन हम एक लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं। लाइव क्लास में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको जीएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप वो पूछ सकते हैं, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं और जो भी जीएसटी के अंदर चेंजेस आते हैं वो डिस्कस करते हैं। 6 महीने हर संडे के दिन लाइव क्लास कंडक्ट करने के बाद ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं और पासिंग सर्टिफिकेट पा सकते हैं कि आपको जीएसटी के अंदर एडवांस नॉलेज है, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और इसका प्राइस, इन दोनों का प्राइस मिला के आपको सिर्फ 1 टाइम फी पे करनी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिर्फ 499 रुपये। अगर आप 499 अफोर्ड कर सकते हैं तो रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां पर इस कोर्स और पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 से शुरू करते हैं। सेक्शन 15, अच्छा ये जो भी मैं यहाँ पर आपको कंटेंट दे रहा हूँ, जो भी मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ और जो भी हम रूल्स के बारे में बात करेंगे, ये आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीजीएसटी एक्ट और रूल्स चैप्टर 4 के वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो बात करते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ये कहता है कि जब वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैलकुलेट करेंगे, चाहे गुड्स के केस में चाहे सर्विसेज के केस में या दोनों इन्वॉल्व हो, शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या होगी वैल्यू ऑफ सप्लाई? ट्रांजैक्शन वैल्यू अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि जो भी सप्लायर और रिसिपिएंट है वो अनरिलेटेड पर्सन है, आपस में रिलेटेड नहीं है। अब रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आज फिर से हम शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन समझ लेंगे कि रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं। तो ये रिलेटेड नहीं होने चाहिए। और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये सिर्फ वही प्राइस होना चाहिए, उसके साथ बदले में ऐसा नहीं आप कोई सामान एक्सचेंज कर रहे हो तो ये चीज इन्वॉल्व नहीं होगी। जो भी आपने अमाउंट तय करी है सप्लायर और बायर ने, वही अमाउंट होनी चाहिए, उसके अलावा और कोई अमाउंट नहीं होनी चाहिए। तो हम ये ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि एक कार है जो सप्लायर सप्लाई करना चाहता है, उसका लेट से मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस उसका 10 लाख रुपए है। लेकिन अगर ये सप्लायर उसे 1 लाख रुपए में बेचना चाहता है, तो जितने में बेचना चाहता है उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 लाख रुपए में सप्लाई कर सकता है। हम 1 लाख के ऊपर ही जीएसटी लगाएंगे अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि दोनों सप्लायर और रिसिपिएंट अनरिलेटेड पर्सन है और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं कि जहां पर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो जो भी प्राइस तय किया है उस पर हम जीएसटी लगा देंगे। अगर हम ये देखें कि ये प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि लेट से कार का हम बात कर रहे थे, कार का ही एग्जांपल लेते हैं कि एक कार है जो कि सप्लायर सप्लाई करता है 1 लाख रुपए में, प्लस उसके अलावा वो एक ओल्ड कार भी ले लेता है। और ओल्ड कार कौन, किसकी ओल्ड कार है? ये रिसिपिएंट है। तो रिसिपिएंट यहाँ पर कंसिडरेशन एक तो प्राइस की फॉर्म में दे रहा है और एक एक्सचेंज के तौर पे, यानी कि ओल्ड कार को दे रहा है प्लस 1 लाख रुपए दे रहा है और वो एक न्यू कार खरीद रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई है वो न्यू कार है। अब न्यू कार जो है इस केस में प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो यानी कि अब सिर्फ हम 1 लाख को कंसिडर नहीं करेंगे, अब यहाँ पर ओल्ड कार भी है।
तो ऐसे में हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे, ये दे रखा है रूल 27 में। तो रूल 27 में सिंपल सी एक बात बोली गई है, अगर आपको सप्लाई जब आप कर रहे हैं और प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, ये तभी अप्लाई होगा जब प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं आए, रिपीट। तो उस केस में आप ओपन मार्केट वैल्यू चेक कर लीजिए, जो भी आप खरीद रहे हैं या जो भी सप्लायर सप्लाई कर रहा है, जो भी मेन सप्लाई है, उसका ओपन मार्केट वैल्यू आप देख लीजिए। अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपको पता है तो वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी, उसमें हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को नहीं देखेंगे। तो जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख उसको नहीं देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बात करी थी कि न्यू कार है, उसका प्राइस 10 लाख रुपए ओपन मार्केट वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू MV, तो यही ओपन मार्केट वैल्यू हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी और हम GST इसी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अगर ओपन मार्केट वैल्यू किसी तरीके से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो क्या होगा, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमें पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेट्स से ओपन मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता। हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अब इस केस में जो हमारी सप्लाई है, जो सप्लायर क्या सप्लाई कर रहा है, एक लैपटॉप सप्लाई कर रहा है, और मान लेते हैं उस लैपटॉप का ओपन मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता, और बदले में कंसीडरेशन क्या है, जो ये रिसिपिएंट है, तो रिसिपिएंट क्या कंसीडरेशन दे रहा है, तो रिसिपिएंट दे रहा है 40,000 रुपीज, प्लस में रिसिपिएंट प्रिंटर का मैन्युफैक्चरर है, तो रिसिपिएंट ने अपना खुद का प्रिंटर जो मैन्युफैक्चर करके दे दिया। अब ये जो लैपटॉप है, ये भी जो सप्लायर है वो प्रोवाइड कर रहा है, और इस लैपटॉप का मार्केट में कोई वैल्यू है ही नहीं, ये मार्केट में किसी और के पास है ही नहीं। तो ऐसे में कैसे डिसाइड होगा, तो ऐसे में अगर हमें ये प्रिंटर का प्राइस पता है, क्योंकि ये रिसिपिएंट प्रोवाइड कर रहा है, या तो हमें लैपटॉप का प्राइस पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन लैपटॉप का प्राइस हमें नहीं पता, तो दूसरा तरीका है प्रिंटर का प्राइस तय कर लो। अगर प्रिंटर का प्राइस रिसिपिएंट को पता है कि भाई वो इस प्राइस पे उसे बेचता है मार्केट में, किसी और को मान लेते हैं 4,000 में बेचता है, तो ऐसे में 44,000 हमारी हो जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो ये भी बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हमें ये ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं पता और ना ही इस प्रिंटर यानी कि जो भी हम एक्सचेंज में आइटम दे रहे हैं उसका प्राइस भी नहीं पता, ना A ना B, तो हम सब रूल C के जरिए कैलकुलेट करेंगे। सब रूल C बहुत सिंपल है, जो कि इतना कहता है कि अगर आपको सब रूल A और B से नहीं कैलकुलेट कर सकते और प्राइस इज नॉट द सोल कंसीडरेशन, उस केस में वो सेम आइटम का ओपन मार्केट वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन उससे सिमिलर जो आइटम है, सिमिलर जो गुड्स है, सिमिलर क्वालिटी के हैं, जो उसके हम सब्सटीट्यूट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उसका जो प्राइस होगा ओपन मार्केट वैल्यू में उसे कंसीडर कर लेंगे। अब ये जो कार थी, मान लेते हैं नई नई लॉन्च हुई थी और उसका तो हमें प्राइस नहीं पता, तो उसी जैसे फीचर्स उस कार के हैं, या हमने जैसे यहाँ लैपटॉप की बात करी थी, तो जो फीचर्स उस लैपटॉप के हैं उसी से रिलेटेड फीचर्स और उसी क्वालिटी से, उसी से मिलती जुलती क्वालिटी के जो भी अदर प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, उनमें से उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट का आप मार्केट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, और उस ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम क्लॉज C के हिसाब से भी कैलकुलेट नहीं कर सकते तो सब रूल D आ जाता है, जहां पर ये कहा गया अगर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते तो आप रूल 30 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, और रूल 30 के हिसाब से भी नहीं कर सकते तो रूल 31 के हिसाब से करो। और रूल 31 क्या है ये अभी देखते हैं। अब यहां पर प्राइस अगर सोल कंसीडरेशन नहीं है तो क्या रूल अप्लाई होगा, ये तो हमें समझ में आ गया, और प्राइस सोल कंसीडरेशन है तो क्या होगा ये तो हमने देख ही लिया, सबसेक्शन 1 की ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। अगर अनरिलेटेड पर्सन है तो ट्रांजैक्शन वैल्यू, अगर रिलेटेड पर्सन है तो क्या होगा, लेकिन रिलेटेड पर्सन होते कौन है पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो अगर हम इसी सेक्शन के एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आएंगे तो यहां पर बात करी गई है कि रिलेटेड पर्सन किसे माना जाएगा। सच पर्सन आर ऑफिसर्स, या तो ऑफिसर या डायरेक्टर हैं दूसरे बिजनेस के,
यानी कि दो पर्सन है, सप्लायर और रिसिपिएंट है, और सप्लायर और रिसिपिएंट के डायरेक्टर या ऑफिसर कॉमन है, तो हम मान लेंगे कि वो रिलेटेड पर्सन। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से टाटा मोटर्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कुछ डायरेक्टर कॉमन है, तो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो रिलेटेड पर्सन है। सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। कोई एलएलपी है और उसमें पार्टनर्स हैं या पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनर्स हैं, और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कुछ प्रोवाइड कर रहा है, दोनों ही रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, यानी कि नॉर्मल बिजनेस में तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, लेकिन बिजनेस के बाहर, जैसे आपको याद होगा कि हमने पुरानी वीडियोस में एक एग्जांपल भी देखा था। क्या एग्जांपल देखा था कि एक रियल एस्टेट कंपनी है। अब रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें एक आर्किटेक्ट है जो एम्प्लॉय के तौर पे काम करता है, और उस कंपनी का एक डायरेक्टर है जो अपना पर्सनल, अपना खुद का घर बनवा रहा है, और उसमें उस आर्किटेक्ट की सर्विस वो लेता है। कंपनी से बिलिंग नहीं हो रही है, उस आर्किटेक्ट से कंपनी के बाहर सर्विस वो ले रहा है। हालांकि वो सर्विस ले रहा है, बट दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, तो कंसीडर किया जाएगा रिलेटेड पर्सन है। तो इसमें चांसेस हैं कि जो आर्किटेक्ट है वो कम प्राइस पे चार्ज करेगा, जो भी सप्लाई है वो कम प्राइस पे पे करेगा, तो हम फिर उसको कंसीडर नहीं करेंगे। उस केस में हम रूल 28 के हिसाब से जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट की जाएगी। एनी पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन करता, यानी कि उसके शेयर्स हैं, या किसी भी तरीके से कंट्रोल करता, या जैसे उसने लोन दे रखा है, या उसका 25% से ज़्यादा का शेयर होल्डिंग है। वोटिंग स्टॉक का मतलब बेसिकली शेयर होल्डिंग है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे कि ये रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अब किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये बहुत ब्रॉडर मीनिंग हो जाएगा इसका। या दोनों किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक थर्ड पर्सन है, उसने दोनों पार्टीज को बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट में लोन दिया हुआ है, या दोनों कंपनीज में इन्वेस्टमेंट उसने कर रखी है, तो वो थर्ड जो पर्सन है वो सब दोनों को कंट्रोल कर रहा है, तो दोनों ऑटोमेटिकली रिलेटेड पर्सन हो गए। या फिर ये दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं, या सेम फैमिली मेंबर हैं, मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अगर ये रिलेटेड पर्सन हो जाते हैं तो ऐसे में हम रूल 28 फॉलो करते हैं। रूल 28 क्या है? जब रिलेटेड पर्सन है तो हम क्या करेंगे, लेकिन इसमें जो एजेंट है हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सेप्ट एजेंट। अगर एजेंट है तो उसके लिए अलग रूल है। अगर ये रिलेटेड पर्सन है तो ऐसे में हम ये देखेंगे कि जो भी इन्होंने सप्लाई करी है उसका ओपन मार्केट वैल्यू क्या है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमें पता है तो वेल एंड गुड। अगर ओपन मार्केट वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम देखेंगे जो सिमिलर गुड्स हैं और सेम क्वालिटी, ये कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर गुड्स सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी के, सॉरी क्वांटिटी नहीं, सेम क्वालिटी के जो भी अवेलेबल होंगे उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसका ओपन मार्केट वैल्यू हम देख लेंगे। लेकिन अगर वो भी हम नहीं पता कर सकते तो रूल 30 और रूल 31 के हिसाब से हम देख लेंगे। अब ये तो हो गया रिलेटेड पर्सन, लेकिन इसमें हमने एजेंट को एक्सक्लूड कर दिया है। एजेंट को एक्सक्लूड हमने कर दिया है तो हम रूल 29 देख लेते हैं जो कि एजेंट के केस में एप्लीकेबल होता है। तो इसमें यह कहा गया कि अगर एक सप्लायर और रिसिपिएंट आपस में एजेंट हैं तो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर के ऑप्शन पे या तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए अगर ओपन मार्केट वैल्यू आपको पता है, या एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, सप्लायर का ऑप्शन ऑफ सप्लायर, सप्लायर का ऑप्शन है कि वो 90% जो भी उसका प्राइस होगा उसको कंसीडर कर ले। तो 90% या ओपन मार्केट वैल्यू, जो भी सप्लायर या रिसिपिएंट को सही लगता है वो सप्लायर के पास ऑप्शन है, तो सप्लायर इसे चूज कर सकता है। और अगर फिर भी नहीं वो आइडेंटिफाई कर सकता तो फिर वहां पर रूल 30 और 31 के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पर जब हमने रूल 30 की बात करते हैं तो रूल 30 सिंपल ये कहता है
अगर आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, जितनी भी कॉस्ट है प्लस कॉस्ट का 10% उसका आप इंक्लूड कर लीजिए, तो ये 110% कॉस्ट का हो जाएगा। अगर सप्लायर वो आइटम खुद मैन्युफैक्चर करता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। अगर खुद मैन्युफैक्चर करता है कोई आइटम और वो सप्लाई कर रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लीजिए। अगर उसने वो खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लीजिए, दोनों में ही कॉस्ट इन्वॉल्व है। तो जो भी वो आइटम सप्लाई कर रहा है, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो 10% एडिशनल प्राइस पे बेचेगा, तो 110% कॉस्ट का जो अमाउंट आएगा उसे ही हम वैल्यू सप्लाई मानेंगे। अब बात आती है रूल 31 क्या कहता है। फिर अगर हम इसके जरिए कॉस्ट भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो रूल 31, जब सब सारे रूल्स ने हाथ खड़े कर दिए, तो रूल 31 में ये कहा गया है कि जो भी रीजनेबल तरीका होगा, जो सेक्शन 15 के सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो उस रीजनेबल तरीके से हम हिसाब से कैलकुलेट कर लें। अब जो भी रीजनेबल तरीका होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि जीएसटी डिपार्टमेंट उसे कैसे कैलकुलेट करता है। तो ये रूल्स हमने देख लिए। अभी सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बाकी है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ चीजें आप इंक्लूड करोगे। किसी भी तरीके का टैक्स जो उसके ऊपर अप्लाई होता है एक्सेप्ट जीएसटी के अंदर जो टैक्स है। कई बार हो सकता है जैसे ट्रांजैक्शन वैल्यू है या जो भी अमाउंट है सप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर लेट से म्यूनिसिपल टैक्स भी लग रहा है, या आपने कोई आइटम सप्लाई किया उस पर कोई अदर टैक्स लग रहा है, लेकिन अगर उस पर जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी, या कुछ यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी, या फिर जीएसटी के अंदर जीएसटी कंपनसेशन सेस जो कि कुछ लग्जरी आइटम्स और डीमेरिट गुड्स पे लगता है, इसको आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड नहीं करोगे। और बाकी किसी भी तरीके का टैक्स उस पर लग रहा है तो वो आप इंक्लूड करोगे। तो ये कहता है 15 सबसेक्शन 2 का क्लॉज ए, जब भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। अब एक बात बताइए, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसमें हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट होगा। एक स्पेशल केस है। केस ये है कि लेट से एक मीटिंग होनी है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग है, जैसे हम जनरल मीटिंग भी कहते हैं, एक कंपनी में जिसमें बहुत बड़े सारे शेयर होल्डर्स आएंगे और इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आएंगे। अब उस मीटिंग में लेट से जो केटरिंग है उसके लिए हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब जिसको भी हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया लेट से वो एक मैनेजमेंट कंपनी है। ये मैनेजमेंट कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो इस इवेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करे, और जो भी लेट से वाटर बॉटल्स हैं वो मीटिंग्स में हो, फूड का इंतज़ाम वो देखे, डेकोरेशन का वो देखे, और जो भी स्टेशनरी है वो सबके पास अवेलेबल हो। तो ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं जो इस मैनेजमेंट कंपनी को करने हैं। अब ये मैनेजमेंट कंपनी किसी और पर्सन को या रजिस्टर्ड पर्सन मान लेते हैं उसको हायर करती है जो कि सप्लायर है वाटर बॉटल्स का। जो भी ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स होगी ये सप्लाई करता है। अब यहाँ पर मेन सप्लायर कौन है? ये है। इसको हम थर्ड पार्टी मान लेते हैं, सप्लायर ना कह के, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये थर्ड पार्टी है और ये सर्विस रिसिपिएंट है। तो इतना तो हमें क्लियर है, ये सप्लायर मैनेजमेंट कंपनी, ये रिसिपिएंट और ये थर्ड पार्टी है। अब हुआ ये कि ये सारी जो भी ट्रांजैक्शन थी ये डिसाइड हुआ कि ये 1 लाख रुपीज में ये सर्विस प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पर ये दोनों अनरिलेटेड पर्सन है, राइट। अब इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन वैल्यू 1 लाख है तो 1 लाख को हम वैल्यू सप्लाई मान लेंगे। अब हुआ ये जो वाटर बॉटल का प्राइस है तो ये मान लेते हैं कि 10,000 रुपये था, जो कि इस मैनेजमेंट कंपनी ने इससे ली थी वाटर बॉटल्स। अब ये 10,000 रुपये इस मैनेजमेंट कंपनी को थर्ड पार्टी को देनी है। अब मैनेजमेंट के जो लोग थे उनके पास लेट से उस समय पैसे नहीं थे, कैश नहीं था, जो भी अंडरस्टैंडिंग थी, तो ये जो रिसिपिएंट है इसने ये 10,000 पे कर दिए। तो इसका हिसाब तो क्लियर हो गया। अब हुआ ये, जब मैनेजमेंट कंपनी ने अब इसको इनवॉइस इशू किया तो उन्होंने बोला भाई 10,000 तो मैं दे चुका हूं, तो मैनेजमेंट कंपनी ने 90,000 का बिल इशू किया।
तो अब ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 90,000 हो गई। लेकिन अगर रिसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पे कोई भी अमाउंट पे करी है, उसे भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, और जब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू में उसे इंक्लूड करेंगे तो ये वापस से 1 लाख हो जाएगा, और यही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी। यही चीज हमें दे रखी है इसके क्लॉज बी में, 15(2) के बी में, एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लाइबल टू पे। सप्लायर की जिम्मेदारी है, याद रखिएगा कि यहाँ पर सप्लायर की जिम्मेदारी है। अगर ये थर्ड पार्टी इस वाटर बॉटल का इनवॉइस डायरेक्टली रिसिपिएंट को देती तो उस केस में फिर ये सप्लायर की जिम्मेदारी नहीं होती। ऑलरेडी सप्लायर और ये थर्ड पार्टी के बीच कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी थी, जिसे फुलफिल किया रिसिपिएंट ने। इन रिलेशन टू सच सप्लाई दैट हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस एक्चुअली पेड। उसमें इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन उसे इंक्लूड किया जाएगा। अब अगर किसी भी तरीके के एक्सपेंसेस अगर सप्लायर एडिशनली करता है, मान लेते हैं गुड्स प्रोवाइड करता है, लेकिन अब कस्टमर की डिमांड आई कि आप इसको पैक भी करके दो, इसको आप ट्रक में लोड भी करके दो, आप इसको डिलीवर भी करके दो, तो ये जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर किए जा रहे हैं, इसका जो प्राइस वो चार्ज करेगा अलग से, तो गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू में वो ऐड हो जाएगा। गुड्स की ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख थी, ये बाकी सब सर्विसेज जो उसने पैकिंग, लोडिंग, डिलीवरी करवाया, ये मान लेते हैं 5,000, इसके अंदर लेट से इंस्टॉलेशन भी इन्वॉल्व है। तो अब जो हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई वो 1,05,000 हो गई। इसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करते हैं। इंटरेस्ट या जो भी लेट फी है या पेनल्टी है जो चार्ज करी जा रही है, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में काउंट होगा। इनिशियली हमने इनवॉइस जब इशू किया था वो 1 लाख का किया था, लेकिन पेमेंट देर में करी तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे, तो ये 1,10,000 अमाउंट हो जाएगा। लेकिन अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी जब टाइम ऑफ सप्लाई की बात करी थी, तो इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन ये पे किया गया, इसको भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड करेंगे। अभी जो 10,000 है, ये जो 10,000 है, अब इंटरेस्ट के ऊपर हम अलग से जीएसटी लेंगे, तो या तो 10,000 है, इसके ऊपर वो एडिशनल जीएसटी हम चार्ज करेंगे। मान लेते हैं कि एक ये कंपनी है, टाटा की ही कंपनी है, टाटा के ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं। अब टाटा के एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत रिमोट एरियाज़ में है, तो टाटा ने उनके लिए एक जनरल स्टोर है उससे टाई अप कर लिया, और जनरल स्टोर को ये कहा कि भाई आप जो भी आइटम हमारे एम्प्लॉयज़ को सप्लाई करेंगे उसमें आप उन्हें 50% का डिस्काउंट देना, और ये 50% का जो डिस्काउंट है जो आपको इसका लॉस होगा, ये हमारी कंपनी आपको पे करेगी, और ये आप 50% डिस्काउंट कम करके आइटम पे एम्प्लॉयज़ को देना। तो ये जो सब्सिडी दी गई है, ये भी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि ये जो सब्सिडी है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, सब्सिडीज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्राइस, जो प्राइस से डायरेक्टली लिंक्ड है, एक्सक्लूडिंग सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो हम फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसे कौन सा डिस्काउंट इंक्लूड करेंगे, कौन सा डिस्काउंट इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको समझते हैं। तो सेक्शन 15 का सबसेक्शन 3 डिस्काउंट के बारे में बात करता है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम डिस्काउंट को इंक्लूड नहीं करेंगे अगर कुछ कंडीशंस है। अगर जो हमने डिस्काउंट दिया है वो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया, यानी कि इनवॉइस इशू करने से पहले हमने डिस्काउंट दे दिया और इनवॉइस में लिख दिया है, मान लेते हैं पार्टीज अनरिलेटेड है या जो भी कंडीशन है कि प्राइस होल कंसिडरेशन है। अब हुआ ये कि हमने कहा भाई देखो हमारा जो ये प्राइस आइटम है इसका प्राइस 1000 है, लेकिन अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, अगर आप इसे अभी खरीदते हो तो हम 50% डिस्काउंट दे देंगे। तो हमने 500 क्या करे, लेस कर दिए, और फाइनल प्राइस क्या रखा, 500 रखा। तो यही हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इस डिस्काउंट को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये डिस्काउंट 50% डिस्काउंट 500 है, 500 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 डिस्काउंट 500 है,
मतलब इसको हम वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका बेनिफिट हम कंज्यूमर को देंगे। अब एक दूसरी कंडीशन आ जाती है, ये तो इनवॉइस इशू करते टाइम या इनवॉइस इशू करने से पहले की बात है। आपने अक्सर सुना होगा कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट क्या होता है? हमने इनवॉइस इशू किया 1000 का, अब इनवॉइस तो इशू हो चुका 1 जुलाई को। अब हमने ये कहा कि अगर आप विद इन 10 डेज पेमेंट कर देते हो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे। इनवॉइस ऑलरेडी इशू हो चुका है, अब जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ है वो इस 1000 के ऊपर कैलकुलेट हुआ है। जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ था तो हमारे लिए तो ट्रांजैक्शन वैल्यू यही थी, तो उस दिन तो हमारे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई यही थी। अब हमने क्या किया, कैश डिस्काउंट दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि 5 जुलाई को पेमेंट कर दी रिसिपिएंट ने, यानी कि कस्टमर ने, तो उसको हमने जो डिस्काउंट दिया वो 10% दिया। 1000 का 10% है ₹100, ये हमने डिस्काउंट दे दिया। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, तो हम इस डिस्काउंट को ट्रीट कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। 2 कंडीशन सेटिस्फाई क्या करनी है, एक कि भाई जो भी हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो इनवॉइस से रिलेटेबल होना चाहिए। तो हम ये रिलेट कर सकते हैं कि 100 का जो डिस्काउंट है ये 1 जुलाई वाले इनवॉइस से रिलेटेबल है, जिसका जो भी इनवॉइस वैल्यू था। तो इस इनवॉइस का बेनिफिट देने के लिए क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। सप्लायर ने क्या बोला? सप्लायर ने बोला भाई देखो मैंने 1000 की सप्लाई करी है, 1 जुलाई को उसने कह दिया, अब इनवॉइस तो इशू हो चुका है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। तो क्रेडिट नोट इशू करेगा सप्लायर, और सप्लायर क्या कहेगा, 100 का क्रेडिट नोट इशू कर देगा, और उसका जो भी टैक्स 1000 के ऊपर उसने अप्लाई किया था उसमें से 100 रुपीज तक का टैक्स, जो भी 100 की अमाउंट के ऊपर टैक्स है वो कम हो जाएगा, उसका वो बेनिफिट ले लेगा। दूसरी कंडीशन ये है, जो रिसिपिएंट है अगर उसने 1000 के ऊपर जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ था इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लिया था, तो जितना डिस्काउंट मिला है तो 100 रुपीज तक जो भी उसका जीएसटी कैलकुलेट होता है, जो भी उसका आईटीसी है, वो उसे रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट मिल गया तो ऐसा तो है नहीं कि डिस्काउंट भी ले लो और उस पर आईटीसी का बेनिफिट भी ले लो। अगर आपने पेमेंट 100 रुपीज़ कम करी है तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट जो आपको मिला है उसके लिए आप आईटीसी को रिवर्स कर दोगे, तो आईटीसी आप रिवर्स कर दोगे। अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किया है और जो भी डिस्काउंट है वो इनवॉइस से रिलेटेबल है। अब कुछ डिस्काउंट बल्क डिस्काउंट होते हैं जिसको आप इनवॉइस से ट्रीट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये कहा कि अगर आप पूरे साल में अगर आप 1000 यूनिट्स परचेज करते हो तो आपको 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। अब हमने 1 जनवरी को भी खरीदा सामान, 2 फरवरी को भी खरीदा, 10 जुलाई को भी खरीदा, 31 अगस्त को भी खरीदा और 1 दिसंबर को भी खरीदा। तो 1 दिसंबर को हमने खरीदा जब सामान तो हमारे 1000 यूनिट्स पूरे हो गए। तो अब हमें जो ये 2000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है ये सिर्फ 1 दिसंबर वाले इनवॉइस पे नहीं मिल रहा है, ये तो पूरे साल में जो हमने परचेज करी है उसके बेसिस पे मिल रहा है। तो ये 2000 रुपये अब किस इनवॉइस में कितना है उसको तो हम प्रोपोर्शनेटली बांट नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है किस इनवॉइस का, ये तो एक पर्टिकुलर इनवॉइस का नहीं है, सारे के सारे इनवॉइस को मिला के है। तो यहाँ पर उसका एज सच बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, जैसे हमने बताया कि क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। अब जो सप्लायर है जनरली वो प्रैक्टिकली क्या करता है कि वो 2000 को इसी के अंदर इंक्लूड कर देगा। अगर इसी के अंदर इंक्लूड कर देगा फिर हम इसी को हम रेफर कर सकते हैं, तो क्रेडिट नोट इशू करेगा और आईटीसी रिवर्स कौन करेगा, रिसिपिएंट को आईटीसी अपना रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्रेडिट नोट सप्लायर इशू करेगा, आईटीसी रिसिपिएंट रिवर्स करेगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम जो हमारी वैल्यू सप्लाई है वो हमारी कम हो जाएगी, वो डिस्काउंट को हम इंक्लूड कर देंगे। तो ये है सबसेक्शन 3। अब आते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। सबसेक्शन 4 क्या कहता है, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 1 के हिसाब से डिटरमाइन नहीं हो सकती है,
तो हम रूल्स के हिसाब से डिटरमाइन करेंगे, जो कि हमने देख लिया। रूल 27 जहां पर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, जहां 28 जहां पर रिलेटेड पर्सन है, और एक्सेप्ट एजेंट, और एजेंट के लिए हमने देख लिया रूल 29 और रूल 30 और रूल 31। अब आता है सबसेक्शन 5, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 को भूल जाओ और सबसेक्शन 4 को भूल जाओ। यानी कि 4 में जो हमने रूल्स पढ़े, कौन से रूल्स पढ़े, रूल 27 से लेके 30 तक जो भी हमने रूल्स पढ़े, ये अप्लाई नहीं होंगे कुछ नोटिफाइड सप्लाईज के ऊपर। कुछ स्पेशल सप्लाई हैं उनके ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे, रूल 31A के हिसाब से होंगे। तो अभी हम रूल 31A देखते हैं। तो रूल 31A पे आ जाते हैं। रूल 30 तक हमने देख लिया है। ये बात करता है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में। तो इसमें क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी अगर स्टेट गवर्नमेंट रन करती है तो 100/112 100/112 फेस वैल्यू का जो टिकट है उसे हम कंसीडर कर लेंगे। फेस वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख, फेस वैल्यू टिकट का मान लेते हैं 500 रुपए की टिकट है, तो 500 × 100 डिवाइड 112 जो भी अमाउंट आएगी वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑथराइज करती है प्राइवेट पर्सन को कि भाई आप लॉटरी का बिजनेस कर सकते हो, तो जो भी प्राइवेट पर्सन लॉटरी की टिकट का प्राइस बेच रहा है उसका 100/128 अमाउंट जो होगा उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर करते हैं। अब हम देखते हैं रूल 32। रूल 32 बात करता है, इसका जो सब रूल 2 है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू, अगर हमने फॉरेन करेंसी को परचेज या सेल किया है या फिर मनी चेंजिंग का काम किया है, मनी एक्सचेंज का काम किया है, शैल बी डिटरमाइंड बाय द सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग मैनर। फॉर अ करेंसी व्हेन एक्सचेंज, जो कि इंडियन करेंसी से हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इंडियन करेंसी को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू द डिफरेंस इन बाइंग और सेलिंग रेट। अगर हम इंडियन करेंसी को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं तो बेच रहे हैं तो सेलिंग रेट, खरीद रहे हैं तो बाइंग रेट, जो भी रेट होगा, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रेफरेंस रेट है उस करेंसी का, अगर डॉलर से एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर पाउंड जीबीपी पाउंड से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जो भी उस करेंसी का एक्सचेंज रेट रेफरेंस रेट होगा आरबीआई की तरफ से, और हमारा जो बाइंग और सेलिंग रेट है उसके डिफरेंस को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जैसे मान लेते हैं जो भी डिफरेंस है वो 10 रुपये का है और हम जो $1000 हम एक्सचेंज करें, तो $1000 यानी कि 1000 × 10 रुपये, 10,000 हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगी उस केस में। अब इसका प्रोवाइजो क्या रखा है, प्रोवाइडेड दैट इन केस वेयर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, द वैल्यू शैल बी 1%। तो हम एज्यूम कर लेंगे कि भाई हम अगर 1 लाख रुपए का इंडियन रुपीज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इंडियन रुपीज़ जो 1 लाख है उसका 1% अमाउंट हम कंसीडर कर लेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई है, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है उस केस में। सेकेंड प्रोवाइजो, इन अ केस वेयर नीदर ऑफ द करेंसी एक्सचेंज इज इंडियन रुपीज, द वैल्यू शैल बी इक्वल टू 1% ऑफ द लेसर ऑफ द टू अमाउंट्स। जहां पर इंडियन करेंसी को एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, इंडिया में एक्सचेंज कर रहे हैं, लेकिन डॉलर से हमने लेट से यूके पाउंड को हमने एक्सचेंज किया है इंडिया में, तो दोनों में से जो भी करेंसी का कम वैल्यू है, यूएस डॉलर का कम वैल्यू है, तो यूएस डॉलर का जो भी अमाउंट होगा उसका 1% हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसे हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। मान लेते हैं कि $100 को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, किससे एक्सचेंज कर रहे हैं, लेट से यूके पाउंड के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इनमें से जो कम अमाउंट कौन सी है, जिसका करेंसी का जो कम प्राइस रहता है, तो यूएस डॉलर का कम प्राइस रहता है, तो यूएस डॉलर का कम प्राइस है, तो $100 है, तो उसका हम 1% एज्यूम कर लेंगे। $100 का 1% $1, और $1 को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, लेट से 75 रुपीज़, तो 75 रुपीज़ हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि अगर सप्लायर चाहे, सप्लायर के पास ऑप्शन है, वो चाहे अगर उसको बेनिफिट नहीं हो रहा है क्लॉज ए में, तो क्लॉज बी के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकता है।
लेकिन कंडीशन ये, अगर वो क्लॉज बी को चूज करता है तो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए उसे वही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर जो चेंज करने का उसको ऑप्शन अगले फाइनेंशियल ईयर में ही मिलेगा। तो क्लॉज बी क्या कहता है? क्लॉज बी ये कहता है, जिसका सब क्लॉज 1 ये कहता है कि 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट, जितनी भी करेंसी एक्सचेंज हुई है उसका 1% हम कंसिडर कर लेंगे अगर 1 लाख रुपए तक करेंसी एक्सचेंज हुई है। तो 1 लाख रुपए तक हुई है तो 1% कितना हो जाएगा 1 लाख रुपए का? 1000 रुपीज। पर मिनिमम 250 रुपए तो होना ही चाहिए। मान लेते हैं 10,000 रुपए एक्सचेंज हुए और 10,000 रुपए का 1% कितना होता है? 100 रुपए। लेकिन हम यहाँ पर मिनिमम 250 रुपीज कंसिडर करना ही पड़ेगा, तो 250 रुपए। जो इसका सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है 1000 रुपीज एंड हाफ, 1,000 रुपए प्लस 0.5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज, अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है और अप टू 10 लाख रुपीज। तो मिनिमम 1000 तो होगा ही, क्योंकि 1 लाख है तो 1 लाख का 1% 1000 होता है, तो 1 लाख तक 1000 प्लस आधा % अगर 10 लाख रुपए तक है, 1 लाख से 10 लाख की। फिर क्या है? 5500 रुपीज प्लस 0.1% यानी कि 0.1%, अगर जो अमाउंट है वो ज्यादा है 10 लाख रुपए से, लेकिन मैक्सिमम 60,000 ही हो सकता है। तो ये है फॉरेन करेंसी के केस में। अब जो बात करते हैं हम एयर ट्रैवल की, टिकट्स बुक करते हैं, जो एयर ट्रैवल एजेंट टिकट्स बुक करते हैं, उनके केस में क्या होगा? देखिए, अगर उनके केस में डोमेस्टिक फ्लाइट है, डोमेस्टिक फ्लाइट की बुकिंग हो रही है, तो जो भी फ्लाइट का बेसिक फेयर है उसका 5% एज्यूम कर लिया जाएगा। यहां पर जो 15(1) वाला रूल है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो अप्लाई नहीं होगा। ये स्पेशल केस है। एयर ट्रैवल एजेंट अगर टिकट बुक करेगा तो एयर ट्रैवल एजेंट की जो सर्विस है वो 5% मानी जाएगी बेसिक फेयर की, अगर डोमेस्टिक फ्लाइट है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 10% हो जाएगा। और बेसिक फेयर का मतलब दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर ऑन विच कमीशन है, जिस बेसिस पे उसे कमीशन दिया जाता है। अब आ जाते हैं सब रूल 4 में। अगर लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है और उससे रिलेटेड सर्विस दी जा रही है, द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम ए पॉलिसी होल्डर रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट एलोकेटेड। अगर उसको पता था कि जब प्रीमियम उसमें कितना इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट एलोकेट किया गया है, कितना सेविंग के लिए एलोकेट किया गया है, तो वो अमाउंट का जो भी प्रीमियम होगा वो हम कंसिडर कर लेंगे पूरा का पूरा। लेकिन अगर वो हम क्लॉज ए के हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो 10% ऑफ द सिंगल प्रीमियम चार्ज, अगर सिंगल प्रीमियम चार्ज हो रहा है तो उसका 10% हम कंसिडर करेंगे। साल में सिर्फ सिंगल प्रीमियम चार्ज हो रहा है। बाकी केस में 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर में 25%, और बाकी के ईयर के लिए 12.5% यानी कि 12.5% हम कंसिडर करेंगे। अब आ जाते हैं सब रूल 5 की ओर। Where a taxable supply is provided by a person dealing buying and selling of second hand goods, अगर जो भी हम स्क्रैप बेचते हैं, तो जिसको भी स्क्रैप बेचा जा रहा है, जो भी यूज्ड गुड्स में डील करता है, as such or after such minor processing which does not change the nature of goods and where no input tax credit, जहां पर क्लेम नहीं किया गया है जो गुड्स हम बेच रहे हैं सेकेंड हैंड गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस के बीच में, यानी कि जो भी उसका प्रॉफिट हो गया उसी को हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर करेंगे। प्रोवाइडेड दैट प्रोवाइजो वेयर परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स रीपोजेस्ड फ्रॉम अ डिफॉल्टिंग बोरोवर से अगर हमने उसको वापस ले लिया है, जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि हमने उसे लोन दिया था, वो लोन नहीं चुका पाया, वो डिफॉल्ट हो गया, वो अनरजिस्टर्ड है, तो हमने उस लोन की रिकवरी के लिए उन गुड्स को ले लिया, तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी डीम्ड टू द परचेज प्राइस जो था, और जितने टाइम के लिए उस पर्सन को हमने गुड्स दिए थे उसने इस्तेमाल किया, 1 क्वार्टर के लिए हम एज्यूम कर लेंगे 5% रिडक्शन, 5% उसने इस्तेमाल कर लिया। तो जितने भी पीरियड के लिए हमने उसको दिया था, 1 क्वार्टर के लिए 5%, 2 क्वार्टर के लिए 10% हम वैल्यू कम कर देंगे परचेज प्राइस में से, और जो भी अमाउंट आएगी उसे हम वैल्यू सप्लाई मान लेंगे। तो वैल्यू ऑफ ए टोकन या फिर वाउचर हमने इशू किया, जो कि हमने ऑलरेडी कवर किया था जब हमने टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज और गुड्स देखा था। अगर कोई भी टोकन है, कोई वाउचर है, अगर हमें पता है कि उसका क्या सप्लाई, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, तो अगर आप सप्लाई आइडेंटिफाई कर सकते हैं
कि भाई आपको ये वाउचर मिल रहा है और आपको मिलेगा एक iPhone 5s या iPhone 6। तो iPhone 6 का अगर आपको प्राइस पता है तो वो iPhone 6 का जो प्राइस है वही वाउचर का प्राइस हो जाएगा, वही वैल्यू सप्लाई होगा वाउचर देने पर। लेकिन अगर आपको ये कहा गया कि ये वाउचर है और आप 20,000 तक की शॉपिंग कर सकते हैं इस वाउचर से, अभी हमें नहीं पता सप्लाई आइडेंटिफाई, लेकिन हमें अमाउंट पता है 20,000 है, तो हमारा काम बन जाएगा, हम 20,000 को वैल्यू सप्लाई कंसिडर कर लेंगे। ये बहुत सिंपल है। ये था वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम आने वाले संडे के दिन लाइव क्लास में करेंगे और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जो भी लोग रजिस्टर्ड होंगे इस कोर्स में, ताकि वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके। और जो भी आपके डाउट्स को कमेंट बॉक्स में पूछिए या आप लाइव क्लास में लाइव इंटरेक्शन के दौरान अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।